Hello friends, I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family Kumar Classes आगरा। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, ठीक होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी कर रहे हैं और इस पर हमारे 11 लेक्चर्स हो भी गए हैं। यदि वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें देखना है, ज़रूर देखना है। जो ये लेक्चर्स हो रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि अब हम किस पीरियड का स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अब आज जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे विक्टोरियन पीरियड का। इससे पहले हमने किस पीरियड का स्टडी किया था फ्रेंड्स? वो किया था रोमांटिक एज का। किसका? रोमांटिक एज या रोमांटिक पीरियड का। हाँ, और कब से कब तक था फ्रेंड्स? याद है, 1798 से लेके 1837 तक। ओके फ्रेंड, और उसे सेकंड नाम से क्या जानते थे? एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। ओके फ्रेंड्स। तो अब आप यहाँ दो सन देख रहे होंगे लिखी हुई। एक देख रहे हैं 1837 से लेके 1901 और दूसरा आप देख रहे हैं 1832 से 1901। ओके, तो फ्रेंड्स अभी क्लियर हो जाएगा कौन सी डेट कंफर्म है। मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि ये वाली डेट कंफर्म है 1837 से लेके 1901। अब ये डेट क्यों मेंशन की है इसका भी अभी खुलासा हो जाएगा। हाँ, तो चलो स्टडी करते हैं। अब ये विक्टोरियन पीरियड क्यों नाम पड़ा, तो उसका मतलब जाने कि क्यों इसका नाम विक्टोरियन पीरियड ही पड़ा। क्योंकि फ्रेंड्स, रेन वॉज क्वीन विक्टोरिया 1837 और 1901। क्योंकि जो रानी विक्टोरिया थी उसका शासन था कब से कब तक था? 1837 से 1901 तक। कहने का मतलब ये है कि 1837 में क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी। ओके, तो इसीलिए विक्टोरियन पीरियड इसका नाम पड़ा। ओके फ्रेंड्स, और ये कब तक उनका शासन रहा था? वो रहा था 1901 तक। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आगे देखते हैं 1832 द रिफॉर्म एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में द रिफॉर्म एक्ट पास हुआ और कब हुआ? 1832 में। ओके फ्रेंड्स, 1832 ये याद रखना है। 1832 क्या पास हुआ था? एक एक्ट, और वो एक्ट क्या था? द रिफॉर्म एक्ट। अब ये एक्ट किसके बारे में था ये देखते हैं। दिस एक्ट वॉज रिलेटेड विद द राइट टू वोट। यह जो एक्ट था वह वोट के अधिकार से संबंधित था। ओके फ्रेंड्स, मोरली या पॉलिटिकली द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम 1832। यदि हम पॉलिटिकली देखते हैं तो इस एज की शुरुआत 1832 से मानी जाएगी। ओके, क्वीन विक्टोरिया ascended the throne of England in 1837 and her lasted till 1901। जो रानी विक्टोरिया थी वह 1837 में, कब? 1837 में इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी। तो जैसे वो इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी फ्रेंड्स, तो विक्टोरियन एज की शुरुआत हो गई। और कब तक रही थी उनका शासनकाल? वो रहा था 1901 तक। ओके फ्रेंड्स, याद रखना है ये। तो अब आपको पता चल गया होगा कि विक्टोरियन एज का जो क्वेश्चन बनेगा किस तरीके से बनेगा और आंसर किस तरीके से देंगे। अगर पॉलिटिकली पूछता है तो ये वाली डेट मेंशन की जाएगी, और यदि रानी विक्टोरिया के अकॉर्डिंग पूछता है कि तो फिर ये वाली बनेगी। ओके, ये वाली 1837 से 1901। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, डीप डेक्लाइन ऑफ मॉरलिटी इन दिस पीरियड। इस पीरियड में जो मॉरलिटी थी, नैतिकता थी, उसका पतन हो गया, उसका बहुत गहरा पतन हो गया। क्यों हुआ देखते हैं।
क्वेश्चनिंग टू द रूल्स ऑफ चर्च बिकॉज दिस पीरियड हैड मच बिलीफ इन साइंस। जो चर्च के रूल्स थे, जो चर्च के रूल्स थे उनके प्रति क्वेश्चनिंग होने लगी, क्या सवाल होने लगे। ओके फ्रेंड्स, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दिस पीरियड हैड मच बिलीफ इन साइंस, क्योंकि इस पीरियड का सबसे ज़्यादा जो विश्वास था, इस पीरियड के जो लोग थे, ऑथर थे, सबसे ज़्यादा विश्वास थे वो किसमें थे? साइंस में। ओके फ्रेंड, और आप ये जानते हैं जहाँ पर साइंस हावी हो जाएगी, जहाँ पर लोग साइंस में विश्वास करने लगेंगे तो वहाँ पर रिलीजन ऑटोमेटिक पीछे हो जाएगा। हाँ, और रिलीजन का मतलब डेक्लाइन हो जाएगा। और जहाँ पर रिलीजन हावी हो जाएगा तो वहाँ पर साइंस का डेक्लाइन होने लगेगा। तो विक्टोरियन पीरियड में क्या हुआ, यहाँ पर साइंस को लोग ज़्यादा महत्व देने लगे। ओके फ्रेंड, किसको? साइंस को। जब साइंस में विश्वास करने लगे तो फिर क्वेश्चनिंग भी होने लगी। ओके, आगे देखते हैं। द पीपुल एंड स्कॉलर्स ऑफ विक्टोरियन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड के जो लोग थे और विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, मच बिलीव्ड इन अर्बन लाइफ। उनका सबसे ज़्यादा जो विश्वास था वो अर्बन लाइफ में था। किसमें विश्वास हुआ? अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ क्या फ्रेंड्स? शहरी लाइफ, जो शहर का जीवन होता है उसमें। ओके फ्रेंड्स, और देखते हैं रियलिज्म, वास्तविकता में। मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म में किसका? विक्टोरियन एज के ऑथर्स का, लोगों का, विक्टोरियन एज का। हाँ, और इंडस्ट्रियलिज्म में एंड साइंस, और साइंस में जो विक्टोरियंस थे तो उनका सबसे ज़्यादा विश्वास किस में होने लगा फ्रेंड्स? अर्बन लाइफ में, रियलिज्म में, मटेरियलिज्म में, इंडस्ट्रियलिज्म में एंड साइंस में। ओके फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियलिज्म मतलब औद्योगिकीकरण में, उद्योगों में। मटेरियलिज्म पदार्थवाद, साइंस तो आप जानते हैं साइंस होता है। ओके, बट लेकिन रोमांटिक्स बिलीव्ड इन रूरल लाइफ। और जो दूसरी तरफ अगर देखें, इससे पहले जो पीरियड आया, रोमांटिक एज आया, वो किस में विश्वास करते थे? वो विश्वास करते थे रूरल लाइफ में, जो ग्रामीण जीवन होता है उसमें। हाँ, उन्हें नेचर बहुत पसंद थी। आइडियलिज्म में, आदर्शवाद में वो विश्वास करते थे, नेचर में विश्वास करते थे, एंड आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक में विश्वास करते थे। तो फ्रेंड्स, जो ये विक्टोरियन पीरियड था ये रोमांटिक पीरियड के अपोजिट था। कैसा था? थोड़ा उसमें अपोजिट था। देखा मैंने यहाँ पर दोनों में डिफरेंट बता दिया है, तो आपको जो अपोजिशन है, जो अपोजिटनेस है वो आपको समझ में आ गई होगी। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। रोमांटिक्स वर आइडियलिस्ट, जो रोमांटिक्स थे वो आइडियलिस्ट थे फ्रेंड्स। इसमें से क्वेश्चन जरूर आने के चांस हैं। फ्रेंड्स देखते हैं, रोमांटिक्स वर आइडियलिस्ट, जो रोमांटिक्स थे वो आइडियलिस्ट थे, आदर्शवादी थे। ओके, बट विक्टोरियंस वर रियलिस्ट, लेकिन जो विक्टोरियंस थे वो वास्तविकतावादी थे। ओके, वास्तविकतावादी, साइंस में विश्वास करने वाले। ओके, और ये धर्म में विश्वास करने वाले। अब इस एज के ऑथर्स देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये एज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो रोमांटिक एज थी वो भी इम्पोर्टेंट थी। तो ऑथर्स देखते हैं इस पीरियड के कौन कौन है फ्रेंड्स। रॉबर्ट ब्राउनिंग, कौन? रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, ये देखते हैं इनका मेन बात क्या है। ये फेमस फॉर हिज ड्रामाटिक मोनोलॉग, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे वो ड्रामाटिक मोनोलॉग के लिए फेमस थे। ये याद रखना है फ्रेंड्स। मैथ्यू आर्नोल्ड, तो मैथ्यू आर्नोल्ड को देखते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, तो मैथ्यू आर्नोल्ड को क्या कहा जाता था? स्कूल्स के इंस्पेक्टर। क्या? स्कूल्स के इंस्पेक्टर। ओके, एंड अ ग्रेट क्रिटिक, और एक वो ग्रेट क्रिटिक भी कहे जाते थे। ही वॉज अ ग्रेट पेसिमिस्ट, वह एक महान निराशावादी थे। कैसे फ्रेंड्स? निराशावादी, पेसिमिस्ट। और ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट आशावादी। क्या होता है फ्रेंड्स? आशावादी। याद रख लेना है। ओके, थॉमस हार्डी,
थॉमस हार्डी। और चार्ल्स डिकेंस, WM टाकरे, DG रोसडी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, टॉमस कार्लिल और जॉन रस्किन। ओके फ्रेंड्स, ये विक्टोरियन पीरियड के ये मेन फिगर थे, इम्पोर्टेंट ऑथर्स थे फ्रेंड्स, याद करना है। इसमें हर बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी बात इसमें छोड़ने वाली नहीं है। और ये जो लेक्चर बनाया गया है इस तरीके से बनाया गया है कि फ्रेंड जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बेस पर। ओके फ्रेंड्स, तो इसे नोट करना है और लर्न करना है। नोट करिए फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अदर्स नेम ऑफ दिस एज, इस एज को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये नेम जो एज के दिए गए हैं इसको भी लर्न करना है फ्रेंड्स, कभी कभी पूछ लिया जाता है। हाँ, जो विक्टोरियन एज है या विक्टोरियन पीरियड है, इसके जो अन्य नाम हैं ये है, ये उसी से बने हैं जो अभी हमने आपको पढ़ाया है। देखो, एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसे शांति और प्रॉस्पेरिटी की एज भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एज ऑफ डायलमा या कन्फ्यूजन, इसे दुविधा की एज भी कहते हैं, कन्फ्यूजन की एज भी कहते हैं। डायलमा ये स्पेलिंग्स लर्न कर लेना फ्रेंड्स, आ जाती है। एज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस, इसे साइंटिफिक डिस्कवरी और इन्वेंशंस की एज भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एज ऑफ स्केप्टिसिज्म, इसे स्केप्टिसिज्म की एज भी कहते हैं। हाँ, संदेहवाद, संदेह करते हैं जो। एज ऑफ पेसिमिज्म, इसे निराशावाद की एज भी कहते हैं, निराशावादी एज। एज ऑफ मटेरियलिज्म, इसे मटेरियलिज्म की एज भी कहते हैं। फ्रेंड्स, साइंस के ऊपर आए तो भी आपको करना है, हाँ, इंडस्ट्रियल के ऊपर आए तो भी आपको करना है, और इसी से बना दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो हम विक्टोरियन पीरियड पढ़ रहे हैं इसी के अंडर में ये 2 पॉइंट याद रखने हैं फ्रेंड्स आपको। ओके, तो पहला जो है उसे याद रखना है, द प्री राफेलाइट्स। ये क्या, कब तक रहा, क्या है? ये 1848 से लेके 1860 तक के टाइम में ये रहे। ओके, द प्री राफेलाइट्स। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। द प्री राफेलाइट्स क्या है? देखो फ्रेंड्स, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोइट्स एंड आर्ट क्रिटिक्स। यह एक ग्रुप था, इंग्लिश लोगों का ये ग्रुप था। उस ग्रुप में कौन कौन थे फ्रेंड्स? पेंटर्स थे, पोइट्स थे, इसमें पोइट्स भी हैं, और आर्ट क्रिटिक्स भी थे। तो ये पेंटर्स, पोएट्स, आर्ट क्रिटिक्स का ये एक ग्रुप था जिसको क्या कहा गया? द प्री राफेलाइट्स कहा गया। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बिफोर इट्स मतलब द प्री राफेलाइट्स से पहले, नॉन एज द प्री राफेलाइट्स ब्रदरहुड। प्री राफेलाइट्स से पहले इसे द प्री राफेलाइट्स ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता था। ओके फ्रेंड्स, इसे लर्न रखना है। हु फॉर्म द 7 मेंबर्स ब्रदरहुड मॉडल इन द पार्ट ऑन द नाजरीन मूवमेंट, जिसको 7 मेंबर्स ब्रदरहुड मॉडल्ड पर, याद रखिए फ्रेंड्स, जिसको 7 मेंबर्स ब्रदरहुड के फॉर्म में बनाया गया। हाँ, किस में बनाया गया? 7 मेंबर्स ब्रदरहुड। और किस मॉडल पर? मॉडल्ड इन द पार्ट ऑन द नाजरीन मूवमेंट। जो नाजरीन मूवमेंट था उस पर, इस मॉडल पर इसे बनाया गया। ओके फ्रेंड्स, याद रहेगा किसे? द प्री राफेलाइट्स को। ओके, जो नाजरीन मूवमेंट था उसको देखते हुए द प्री राफेलाइट्स मूवमेंट को बनाया गया। ओके, समझ में आया? अब फ्रेंड्स देखते हैं इसका सेकंड, ये कब से कब तक है, क्या है? एस्थेटिसिज्म एंड डेकाडेंस। ये है 1880 से लेके 1901।
ओके फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेंड्स, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, एस्थेटिज्म एंड डेकाडेंस shocked the Victorian establishment by challenging traditional values, foregrounding sensuality and promoting artistic, sexual and political experimentation। ओके, जो फ्रेंड्स कामुकता थी, क्या थी? कामुकता थी, प्रोमोटिंग आर्टिस्टिक थी, सेक्सुअलिटी थी, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन था, इसकी वैल्यूज़ की इसकी जांच पड़ताल की गई। क्या फ्रेंड्स? जांच पड़ताल, इसको पहले इसको आगे बढ़ाया गया। ओके, और इसकी जांच पड़ताल किसने की है? डॉक्टर कैरोलिन बजेट एक्सप्लोर्स द की फीचर्स ऑफ दिस अनकन्वेंशनल आर्टिस्टिक पीरियड। और जो ये डॉक्टर कैरोलिन बर्जेट थे, इन्होंने ये अनआर्टिस्टिक पीरियड की जांच पड़ताल की, इस फीचर की जांच पड़ताल की कि इसको किसने आगे बढ़ाया, ये कैसे आया। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ये नाम याद रखना है। ओके, याद रहेगा फ्रेंड्स, और ये याद रखना है ये कब से कब तक। ओके, एक बार इस पे क्वेश्चन आ गया है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट डाउन किया है। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ज़बरदस्त लगा होगा, और काफ़ी इससे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, और देखते हैं इसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं। आप तैयारी में जुटे रहिए, हम भी तैयारी में जुटे हुए हैं फ्रेंड्स। ये जो तैयारी है जीतने की, किसकी फ्रेंड्स? जीतने की। ओके, यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है। ओके फ्रेंड, जिससे जैसे ही हम अपना लेक्चर अपने चैनल पर अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको पहुंचे और उस लेक्चर का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। ओके फ्रेंड, और जो भी आपके सजेशंस हैं वो कमेंट्स बॉक्स में आप दें। आपके सजेशंस हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।